Good morning, students. I hope you all are fit and fine at home. Today, we will revise the chapter 1 and 2 of civics. The first chapter of civics, what is democracy, why democracy. And in this chapter, here is discussed about the democracy, डिटेल इन डेमोक्रेसी. डिटेल में आपको इस डेमोक्रेसी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी मीनिंग, उनका डेफिनेशंस, इसके अलावा वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की क्या नीड है, ठीक है, डेमोक्रेसी के मेरिट्स, डीमेरिट्स, तो वो सब आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो फर्स्ट जो आपको टॉपिक दिया इसमें, डेट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी. और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग और फीचर्स एक्सप्लेन किए हुए हैं. देखो, फर्स्ट हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग बताया है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इन वो गवर्नमेंट टाइप, देखो टू टाइप का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. तो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किनको बोलते हैं कि व्हेन द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि जब रूलर्स को कंट्री के पीपल, कॉमन सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं तो हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. और जब कॉमन सिटीजन्स के पास, पीपल के पास राइट नहीं होता है रूलर्स को इलेक्ट करने का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ठीक है. अब जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि ये वो गवर्नमेंट होता है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि कंट्री के पीपल जब रूलर्स को इलेक्ट करते हैं देन इट इज नोन एज डेमोक्रेसी. तो हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट हियर इज गिवन अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. कि 4 फीचर्स होते हैं जो डेमोक्रेसी को प्रूव करते हैं कि डेमोक्रेसी है. देखो, जिसमें फर्स्ट हमें फीचर बताया है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड रूलर्स के पास होनी चाहिए, तो हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. सेकेंड हमें देखो पॉइंट बताया है, सेकेंड फीचर जो है डेमोक्रेसी का, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड, कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर, तो फिर हम उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं. थर्ड, एवरी पर्सन मस्ट हैव वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ वोट इज इक्वल, कि सभी पर्सन के पास, सभी एडल्ट सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट होना चाहिए और उनके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो ये थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का. उसके बाद हमें फोर्थ फीचर बताया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करती है, वर्क करती है और कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की क्या नीड है, क्यों डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया जाता है, क्यों हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं. तो इस टॉपिक में आपको डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में एक्सप्लेन किया. तो फर्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अगेंस्ट डेमोक्रेसी मीन डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है. ये नहीं है कि हमेशा हर एक जो थिंग है उनकी एक ही साइड होती है, कॉइन के 2 साइड्स होते हैं. अगर पॉजिटिव थिंग्स हैं तो नेगेटिव भी होंगे. तो डेमोक्रेसी में भी कुछ डीमेरिट्स हैं जो देखो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं. कि फर्स्ट, इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है डेमोक्रेसी से, क्योंकि रूलर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है. तो इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है. सेकेंड, हमें मोरालिटी के बारे में बताया है कि मोरालिटी का लॉस होता है. जब पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इलेक्शन होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज विक्ट्री गेन करने के लिए, मीन जो कैंडिडेट्स हैं वो विक्ट्री गेन करने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है, जिससे
मोरल वैल्यूज़ का लॉस होता है। नेक्स्ट हमें बताया है कि कई बार डिसीजंस डिले हो जाते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में लॉन्ग डिस्कशंस होती हैं और उसके बाद डिसीजंस टेक किए जाते हैं। तो इसलिए कई बार जो डिसीज़न है वो डिले भी हो जाता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद नेक्स्ट हमें फोर्थ पॉइंट दिया है बैड डिसीजंस, कि कई बार जो डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द टॉप पार्टी लीडर्स, तो वो डिसीजंस कई बार अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कॉमन पीपल के जो उनकी इश्यूज़ हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं टॉप लेवल पर उनको नहीं पता होता, तो कई बार जो रॉन्ग डिसीजंस हैं वो टेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, कि सभी को वोटिंग राइट होते हैं, तो कई बार कुछ पीपल कॉमन पीपल उनको पता ही नहीं होता है कि उनको किनको वोट कास्ट करना है, ठीक है, तो इसलिए कई बार जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कई बार इलेक्ट हो जाते हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग दी है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और इस टॉपिक में आपको डेमोक्रेसी के जो एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स हैं, वो बताया गया कि क्यों हम डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है दैट इज़ द अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मीन कि वो आंसरेबल होती है, कि अगर कोई भी उसने वर्क किया है, पॉलिसीज फ्रेम की हैं, तो अगर उसको क्वेश्चनिंग होती है, अगर कंट्री के पीपल उसको क्वेश्चनिंग करती हैं, तो दैट शुड बी आंसर्ड बाय द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सेकेंड है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जनरली डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस, लॉन्ग डिबेट्स टेक होते हैं, तो इसलिए जनरली डिसीजंस जो होते हैं वो गुड डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट हमें देखो बताया इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं कंट्री के अंदर, तो उनके अमंग कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट्स को डेमोक्रेसी में बेटर वे में सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट, इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, कि जो कॉमन पीपल हैं, सिटीजन्स हैं कंट्री में, उनकी डिग्निटी को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज किया जाता है बाय द डेमोक्रेसी। उसके बाद नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया है कि इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स, कि डेमोक्रेसी जो है वो चांस प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि अगर कभी कोई रॉन्ग डिसीजन टेक हो गया है तो उन डिसीजन को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमें मेरिट्स बताए हुए हैं डेमोक्रेसी। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हेडिंग है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमें इसमें डिटेल में डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन कि जब सभी कंट्री के जो भी एडल्ट सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लार्ज कंट्रीज, ठीक है, वो कंट्रीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन साइज बहुत हाई है, जिनका जोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर फॉलो किया जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, कि कॉमन पीपल जो हैं एडल्ट सिटीजन्स के बिहाफ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू इलेक्शंस, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मिनिस्टर्स कॉमन पीपल के बिहाफ पर गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब अगर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की कंट्रीज़ में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपको डिटेल में डेमोक्रेसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था। नाउ द सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब देखो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक
ठीक है, तो ये चैप्टर को भी मैं सम अप करके आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें हमें स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि वो कैसे सेटअप हुआ, एंड आफ्टर डैट हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किया, कौन सी डिफ़िकल्टीज फ्रेम हुई, कौन सा फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो वो आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किए होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे सेटअप किया गया वो आपको इस टॉपिक में एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें आपको स्टोरी दी हुई है एट दैट टाइम व्हेन देयर वाज द वाइट पीपल्स रूल इन साउथ अफ्रीका विच फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि अपार्थाइड सिस्टम को फॉलो किया जाता था और इसके अगेंस्ट जो अफ्रीकन पीपल्स थे, स्पेशली द नेल्सन मंडेला, ठीक है, तो उन्होंने स्ट्रगल किया और इस सिस्टम को, अपार्थाइड सिस्टम को रिमूव करने के लिए जो है वो वर्क किया। मीन इस पॉलिसी के थ्रू डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन बिहेव होता था विद द ब्लैक पीपल। और फिर ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसके लीडरशिप में जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस थी, अदर ग्रुप्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया साउथ अफ्रीका में। और फिर साउथ अफ्रीका में जो वाइट रूल था वो एंड हुआ और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर हुआ और नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और उसके बाद जो अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेटअप हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें हेडिंग दी है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स that are accepted by all people living together in a country। ठीक है, कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंट्री को गवर्न करने के लिए रूल एंड रेगुलेशंस मेंशन की होती हैं और वो सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल, और कंट्री के पीपल उनको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि इससे कंट्री के पीपल के अमंग जो ट्रस्ट है वो जनरेट होता है, जो स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन की गवर्नमेंट कैसे गवर्न होगी, कैसे वर्क करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर लिमिटेशंस होती हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट हमें दिया है कि कंट्री के पीपल की जो भी डिज़ायर्स होती हैं, जो उनके एस्पिरेशंस होते हैं, दैट इज़ फुलफिल्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें हेडिंग दी है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेटअप किया गया, कि कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की गई। ठीक है, अगर हम हमारे इंडियन लीडर्स की बात करें, जब उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया तो बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी कि एट दैट टाइम जो इंडिया है उसका पार्टीशन हुआ था, एक न्यू कंट्री सेटअप हुई थी रिलीजन के नेम पर, पाकिस्तान। तो इससे भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही थी। प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे जो एरियाज थे इंडिया में, वहाँ पर इंडियन रूलर्स का रूल था, तो उनको भी जो है इंटीग्रेट करना एक बहुत बिगर प्रोजेक्ट था। और इनको इंटीग्रेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बेटे साइड में देखो आपको कुछ लीडर्स के नेम दिए गए हैं ना, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इनको भी आप अच्छे से, इनकी इन्फॉर्मेशन को भी आप अच्छे से रीड करोगे। जैसे फर्स्ट हमें वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पे बताया है कि ही वॉज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे जब हमने इंडिपेंडेंस को गेन किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इलेक्ट हुए थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको अपॉइंट किया गया था एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर।
और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटीग्रेशन में। उसके बाद देखो अब्दुल कलाम आजाद के बारे में बताया कि ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट, कि फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में ये एजुकेशन मिनिस्टर थे अब्दुल कलाम आजाद। तो ऐसे ही बाकी सभी लीडर्स के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे टी कृष्णमाचार्य थे, तो ये थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में। तो ऐसे ही बाकी भी जो आपको लीडर्स के नेम बताए हैं इनको भी आप अच्छे से रीड कर लोगे, जो जो इनकी इम्पोर्टेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उनको भी अच्छे से नोट डाउन करोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें दिया है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेटअप किया गया। अब देखो इसके लिए बहुत पहले से जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल था तभी से इंडियन लीडर्स क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और फर्स्ट टाइम 1928 में जो मोतीलाल नेहरू और जो 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने 1971 में जो कराची सेशन था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो सबसे पहले वहाँ पर इसका प्रपोजल दिया था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कॉलोनियल रूल ने भी हेल्प की थी इंडियन लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कि उन्होंने नोटिस किया कि कैसे गवर्नेंस की जा रही है, कैसे रूल किया जा रहा है, तो उनको भी उन्होंने नोटिस किया और कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने में उसमें भी हेल्प की। इसके अलावा जो बाकी अनदर कंट्रीज थे उन कॉन्स्टिट्यूशंस को भी इंडियन लीडर्स ने रीड किया, ठीक है, और उनको रीड करने से भी उनको बहुत सारी जो नॉलेज है वो गेन हुई और उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडॉप्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, मीन वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये जो इलेक्शंस हुए थे फर्स्ट टाइम दैट वाज इन जुलाई 1946 और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946। लेकिन उसके बाद इंडिया का पार्टीशन हो गया, इसके भी 2 ग्रुप बन गए, ठीक है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स थे टोटल जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया। और इसमें से भी एक ग्रुप बना था जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नेम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस सेटअप की थी और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आफ्टर लॉन्ग डिस्कशंस डिबेट्स फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया और फिर फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। और अब हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एज आ रिपब्लिक डे। उसके बाद नेक्स्ट हमें हेडिंग दी है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन सी वैल्यूज थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया। मीन जैसे बहुत सारे लीडर्स थे जिनके व्यूज़ को कंसिडर किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने के लिए। जैसे महात्मा गांधी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तो नहीं थे लेकिन फिर भी उनके जो भी ड्रीम्स थे, जो उनके व्यूज़ थे, उनको कंसिडर किया गया एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन जो जो उनके ड्रीम्स थे, जो वो चाहते थे, तो उनको कंसिडर किया गया एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हमें फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेडिंग दी है। इसमें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है दैट इज नोन एज द प्रीएम्बल। और इस फर्स्ट पेज पर समरी दी हुई है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के, हमारी कंट्री के नेचर के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें साइड में कुछ टर्म्स दी हुई हैं जो प्रूव करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंट्री की नेचर क्या है,
जैसे हम अगर कंट्री इंडिया के बारे में बात करें तो उसकी नेचर क्या है कि जो इंडिया है दैट इज़ द सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री, सेकुलर कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉवरेन मीन कि कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। सेकुलर मीन कि सभी को कोई भी रिलीजन फॉलो करने की परमिशन है। सोशलिस्ट मीन कि जो भी रिसोर्सेज हैं, नेशनल इनकम है, वो सभी सोशल ग्रुप्स के अमंग इक्वली शेयर की जाती है। डेमोक्रेटिक मीन कि जो कंट्री के पीपल हैं उन सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। रिपब्लिक मीन कि जो हेड है कंट्री का वो इलेक्टेड पर्सन होगा। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कंट्री के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगी, कोई भी वर्क करने की, इक्वालिटी इन सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग सबके लिए इक्वल होगी, फ्रेटर्निटी इट मीन्स कि ऑल द पीपल लिव लाइक अ फैमिली मेंबर्स। तो ये हमारे मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और उसके बाद देखो लास्ट हमें टॉपिक दिया है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और इस टॉपिक में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो गवर्नमेंट गवर्न करती है हमारी कंट्री में उनको 3 ऑर्गन के हेल्प से, जो 3 ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स का मेन वर्क होता है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव्स का मेन वर्क होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी का मेन वर्क होता है टू सेटल द डिस्प्यूट्स। और ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और ये 3 ऑर्गन्स को हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस। और ये 3 ऑर्गन को नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको इनका जो मीनिंग है इंस्टीट्यूशनल्स का उनको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मैंने सम अप करके समरी में आपको ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अच्छे से आप चैप्टर रीड करोगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता, देन यू कैन डिस्कस विद अस। ओके, थैंक यू।